हाँ जी, so good morning everyone. Today with the first week of September, we are starting with the Indian economy's current affairs. हमारे जो सोर्सेज हैं, 4 सोर्सेज, RBI का वेबसाइट, देन PIB का वेबसाइट, देन वी हैव इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू. ठीक है, ये मेजर 4 सोर्सेज हम फॉलो करते हैं for any type of economy's current affairs. चलिए, first current affair for this week was government extended 25 lakh more LPG connections under प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना. ऑलराइट, तो गवर्नमेंट कहते कि हम इस फाइनेंशियल ईयर में 2025-26 में 25 लाख और कनेक्शंस प्रोवाइड करेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला या उज्ज्वल योजना में. ठीक है, कुछ बजट एलोकेशंस बताए गए हैं कि कितना बजट प्रोवाइड किया गया है, अबाउट 676 करोड़. इस बजट को कैसे डिप्लॉय करना है इसके बारे में बताया गया है कि लगभग 500 करोड़ जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे for providing deposit free connections, 160 crore for targeted subsidies and 3.5 crore for project management and administration cost. कुछ इस तरीके से ब्रेक डाउन किया है ये सारे बजट को, 676 करोड़ के बजट को. ठीक है, हमारे लिए जानना क्या जरूरी है कि क्या है ये प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, कब लॉन्च किया गया था, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है और इसमें कौन कौन से बेनिफिशियरीज हैं और क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड किए जाएंगे. तो ये हम जानते हैं. चलिए पढ़ते हैं. प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के बारे में अगर हम स्टडी करें, इट वॉज लॉन्च्ड इन 2016. इट वॉज लॉन्च्ड इन 2016. ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ठीक है, इसमें गवर्नमेंट कहते हैं हमने करना क्या है, गवर्नमेंट कहते हम घरों में, हाउस होल्ड सेक्टर में प्रोवाइड करेंगे क्लीन फ्यूल एनर्जी फॉर कुकिंग फूड. ठीक है, क्या आप लिखेंगे, क्लीन फ्यूल एनर्जी. ठीक है, आप आज से लगभग 9 साल पीछे जाएं और सोचें आज से 9 साल पहले के भारत को. थोड़ा ट्रेडिशनल रहा होगा आज से 9 साल पहले इंडिया. ठीक है, और जो रूरल इंडिया है वो और भी ज़्यादा ट्रेडिशनल रहा होगा. ठीक है, तो खाना बनाने के लिए लकड़ी वाले चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, अब उसमें 2 दिक्कतें हैं. जो लकड़ी वाला चूल्हा है उसका कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा है, यस, एंड सेकंड उसका जो सोशल डिस्टर्बेंस है या हम कहेंगे जो उसका बोझ है सोसाइटी पर, वो विमेन काउंटर पार्ट ऑफ सोसाइटी पर ज़्यादा रहता है. बिकॉज इट इज़ it was the responsibility of the women of the house to collect the twigs and leaves and some branches. ठीक, और इतनी भारी लकड़ियों का एक गट्ठा बना के सिर पे लाद के लेके आना, ठीक है, वो भी एक सोशल डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, which is an obstacle in the way of women empowerment. तो गवर्नमेंट कहते कि हम एक ही तीर से 2 निशाने लगाएंगे. एक तो हम क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जिसका कार्बन एमिशन इंटेंसिटी कम हो. ठीक है, and we also going to provide this gas cylinders
जहाँ पे इन गैस सिलेंडर का जो मैन्युफैक्चरिंग और जो भी इनका कंस्ट्रक्शन हो रहा है मटेरियल का, वो हम ज़्यादा इस तरीके से प्रोड्यूस करें कि वो भी क्लीन एनर्जी से प्रोड्यूस हुए हों। यस, जो सिलेंडर को फॉर्म दिया गया है, जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में उसको लाया गया है उस मेटल को, ठीक है, उसको भी हम ट्राई करेंगे कि कम से कम कार्बन एमिशन इंटेंसिटीज में उसको क्रिएट कर सके। ठीक है, हम ट्राई करेंगे कि जो डिलीवरी ऑफ दिस एलपीजी सिलेंडर है वो हम प्रोवाइड करेंगे विद ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन। तो ये कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एंड बाय प्रोवाइडिंग अ फ्री गैस कनेक्शन, एंड कौन सा गैस कनेक्शन? डिपॉजिट फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन, डिपॉजिट फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन। तो फाइनेंशियल स्ट्रेन या फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ेगा रूरल हाउस होल्ड पर, इवन अर्बन हाउस होल्ड ऑल्सो। ठीक है, एंड इट विल हेल्प इन द प्रमोशन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन द इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो ये एक ओवरलैपिंग टॉपिक हो जाता है। आप इसका क्वेश्चन GS3 में इकोनॉमी में भी देख सकते हैं, आप इसका क्वेश्चन GS1 में सोसाइटी में भी देख सकते हैं। ठीक है जी। अब डिपॉजिट फ्री कनेक्शन क्या है जी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये तो हो गया इसका मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के अंडर ये वर्क कर रहा है। ठीक है, अब जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है? इट प्रोवाइड्स डिपॉजिट फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन टू बिलो पॉवर्टी लाइन और पुअर हाउस होल्ड्स। ठीक है, ये बिलो पॉवर्टी लाइन और पुअर हाउस होल्ड, तो बेनिफिशियरीज हमें पता लग गए। दो बेनिफिशियरीज हैं यहाँ पे, दोज हाउस होल्ड्स which are considered under the below poverty line और those households which are considered a poor household। ठीक है, मतलब वो हैं on the poverty line but they do not have much of assets, have much of an easy standard of living। उस चक्कर में उन्हें हमने पुअर हाउसहोल्ड कैटेगरी में रखा हुआ है। जैसे हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में हम 12 इंडिकेटर्स, नेशनल जो हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें हम 12 इंडिकेटर से चेक करते हैं, तो वो यहाँ हम चेक करेंगे। ठीक है, उसमें कुकिंग गैस आपका एक मेजर पार्ट प्ले करता है। ठीक है, ये जो कुकिंग गैस है इसका जो ओवरऑल वेटेज है इट इज अबाउट 12% इन नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये जो डिपॉजिट फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन है ये क्या है? जब भी नॉर्मली 2016 से पहले अगर किसी भी पर्सन ने गैस कनेक्शन लेना है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? वो अपने घर के आसपास जो भी गैस एजेंसी है वो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, पहली बात, जब भी 2016 से पहले आप कोई एलपीजी गैस कनेक्शन लेना चाहते हैं तो वो घर के एल्डेस्ट मेल मेंबर या सिर्फ ही मेल मेंबर के नाम पर आपका गैस कनेक्शन बनता था। ठीक है, इस स्कीम में वुमेन एम्पावरमेंट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इस स्कीम में ये भी आया कि अब जो गैस कनेक्शन हैं वो कनेक्शन का जो आपका रिसिप्ट होगा या कनेक्शन का जो आपका डिटेल्स होंगे वो होंगे अंडर द नेम ऑफ द एल्डेस्ट लेडी ऑफ द हाउस। ठीक है, पहली बात। दूसरा, जब भी आप ये कनेक्शन लेने जाएंगे तो आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना होगा टू परचेज द गैस सिलेंडर। ठीक है, वो अराउंड 2000 से 2500 के आसपास का रहता था। ठीक है, मतलब जितना आयरन का, लोहे का रेट चल रहा होता था मार्केट में, तो नॉर्मली जो खाली सिलेंडर है वो 14.8 किलोग्राम या 14.2 किलोग्राम हम देखते हैं, मतलब ऑन एवरेज 15 किलोग्राम हम देखते हैं, तो वो इतना अमाउंट वो आपसे चार्ज कर लेते थे एज ए सिक्योरिटी अमाउंट। ठीक है, तो अब अगर 2016 के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना में बिलो पॉवर्टी लाइन या पुअर हाउस होल्ड में जो एल्डेस्ट लेडी होंगे वो गैस कनेक्शन लेने जाएंगे तो उन्हें कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट, कोई भी डिपॉजिट अमाउंट नहीं देना पड़ेगा। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ डिपॉजिट फ्री एलपीजी गैस कनेक्शंस। ठीक है, प्लस इसमें सब्सिडी भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा 250 रुपीज
पर गैस सिलेंडर आपको सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपने परचेज किया, अभी शायद जो परचेजिंग अमाउंट है वो 1050 है, ठीक है, अराउंड पर सिलेंडर। तो आपको 250 रुपीज़ कैशबैक सब्सिडी आ जाता है डायरेक्टली इनटू योर बैंक अकाउंट, डीबीटी में, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर में। तो आपके पास अराउंड 800 रुपीज़ का नेट आपका गैस सिलेंडर पड़ेगा, ठीक है। यह है डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन। एम क्या है? टू रिप्लेस द पोल्यूटिंग फ्यूल्स लाइक फायरवुड, केरोसिन ऑयल फॉर द कुकिंग गैस, ठीक। इससे क्या होगा? इससे आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 क्लीन एनर्जी, ये भी अचीव होगा, ठीक है। मैंने आपको बहुत बार बताया भी हुआ है, कहा भी हुआ है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं 17 के 17, उन्हें बाय हायरार्की याद रखना है आपको, ठीक है। कोई आप निमोनिक्स देख लीजिए, ठीक है, या कोई ऐसा आप कोई फॉर्मूला खुद का बना लीजिए कि आपको कैसे 17 याद रखने हैं, बट आपको बाय हार्ट एंड बाय सोल याद रखने होंगे। एसडीजी 7 क्या कहता है? क्लीन एनर्जी, ठीक है। तो क्लीन एनर्जी को भी गवर्नमेंट प्रमोट कर रहे हैं। जब 2016 में इसको पहली बार लॉन्च किया गया था, तब हमारा टारगेट था हम आने वाले 5 साल में 5 करोड़ कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। आने वाले 5 साल में 5 करोड़ कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ये कब का टारगेट था? 2016 से 2021 का। फिर 2021 में इसको टारगेट को 2026 तक बढ़ा के कर दिया कि आने वाले अगले 5 साल में 10 करोड़ से भी ज्यादा के कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे, एंड गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग। ये इसका सबूत है कि हाँ जी 25 लाख और गैस कनेक्शन इस साल प्रोवाइड गवर्नमेंट करेंगे। क्लियर, ठीक है। इससे आपको क्या सिग्निफिकेंस मिलेगा? एक्सपैंड द एनर्जी एक्सेस एंड वुमेन एम्पावरमेंट। जैसा हमने पहले कहा, एनर्जी में अब 3 कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। एक्सेस की बात हो रही है, सिक्योरिटी की बात हो रही है, और ट्रांजिशन की बात हो रही है। सबसे पहले एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी से क्या होगा? डिमांड सप्लाई में मिसमैच नहीं आएगा। डिमांड सप्लाई में मिसमैच नहीं आएगा। एनर्जी हमने सिक्योर किया है, हमने बचाया है, या हमने सेव किया है इस तरीके से कि whoever is demanding electricity or any kind of energy, any form of energy, हम उसको प्रोवाइड कर पाए। फिर एनर्जी ट्रांजिशन की बात होती है, that you are going to transform energy into electricity in more cleaner way with the help of renewable sources of energy rather than non-renewable sources of energy. True? Yes sir. And we have energy excess. क्या आपका एनर्जी का जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, वेदर इन द फॉर्म ऑफ आपके ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स, या वेदर इन द फॉर्म ऑफ मशीनरी इंडस्ट्रियल फ्यूल्स, या वेदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी फॉर्म में आपको एनर्जी जो प्रोवाइड किया जा रहा है, इज इट एक्सेसिबल, इज इट अफोर्डेबल, इज इट अवेलेबल, ठीक है। तो एनर्जी एक्सेस को बढ़ाना। अब ये डिपॉजिट फ्री दिया है गैस कनेक्शन, तो अब एक्सेस बढ़ेगा, और बढ़ा भी है, ठीक है। अगर आप में से कोई गांव में से बिलोंग करता है, या गांव के आसपास के किसी एरिया से बिलोंग करता है, या अगर कभी आप गांव में आना जाना लगा रहता है, ठीक है, तो आपने ये देखा होगा कि हाँ जी आज से 10 साल पहले हमने गांव में गैस चूल्हे कैरोसिन ऑयल के या फिर लकड़ी पे चलने वाले चूल्हे हमने देखे थे। अब हर गांव के घर में गैस सिलेंडर ही है, ठीक है। क्यों? पहले वो नहीं चाहते थे गैस लेना, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे। अब गवर्नमेंट कहते हैं जी हम आपको डिपॉजिट फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन देंगे, तो ऑब्वियसली एनर्जी एक्सेस बढ़ा है, एंड वुमेन एम्पावरमेंट वो मैंने आपको डिस्कस कर ही लिया, ठीक है। जो एक सोशल बर्डन था टू कलेक्ट द फायरवुड, वो खत्म हो गया, ठीक है। और जैसे मैं हर बार बात करता हूँ, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट देखिए आप। ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट वुमेन एम्पावरमेंट या
ओवरऑल जो वुमेन पार्ट ऑफ सोसाइटी है उस पर अलग तरीके से हिट करता है। ठीक है, हमारे इंडिया में कल्चरली ज़्यादातर लेडीज ही घर पे खाना बना रहे हैं। ठीक है, चलो अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब कुछ अर्बन एरियाज में या मेट्रोपॉलिटन एरियाज में पापा लोग भी खाना बना रहे हैं। ठीक है, मतलब हस्बैंड भी खाना बना रहे हैं या एटलीस्ट वो मैनेज कर रहे हैं साथ में किचन को। ठीक है, बट रूरल एरिया में तो अभी भी यही ट्रेंड है कि हाँ जी मम्मा ही खाना बनाएंगे। अब ऐसा रूरल एरिया आप गैस करके देखिए, से राजस्थान, जहाँ पे ज्योग्राफिकली बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है। ठीक है, वहाँ पे एक तो गर्मी में आपको डेजर्ट में जाना, वहाँ से लकड़ी इकट्ठा करके लेके आना, पहली दिक्कत। दूसरा, आपने अगर राजस्थानी कल्चर देखा हो तो उनको बहुत ज़्यादा सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पहने रहते हैं। ठीक है, अब वो धूप में जाएंगे, मेटल है, गर्म होगा, वो भी उनकी स्किन को डैमेज करता है। ठीक है, फिर उनको ये एक बड़ा घूंघट लेना पड़ेगा। अब कई बार क्या होगा कि गलती से अगर उन्होंने डार्क कलर का दुपट्टा ले लिया, ठीक है, डार्क कलर वैसे ही सन रेज एब्जॉर्ब करता है तो और ज़्यादा उनको गर्मी लगेगी। ठीक है, फिर वो गैस चूल्हे पे बैठे हैं, गैस चूल्हे पे बैठते टाइम भी उनको, खाना बनाते टाइम भी उनको घूंघट लेना है जी। ठीक है, फिर हाथ जलने की टेंशन। ठीक है, या जो सारा कार्बन है वो इनहेल ही कर रहे हैं, जो भी कार्बन एमिशन हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों से हमने हमारे वुमेन पार्ट ऑफ सोसाइटी को मुक्ति दिया, तो लीड्स टू वुमेन एम्पावरमेंट। देन सपोर्ट हेल्थ आउटकम्स, यस, रिड्यूस द इंडोर एयर पोल्यूशन। दो तरह के एयर पोल्यूशन है, इंडोर आउटडोर। इंडोर जो घर से ही एयर पॉल्यूटेंट्स रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, तो फायरवुड आपका मेजर सोर्स था इंडोर एयर पोल्यूशन का, वो हमने खत्म किया है। एनहांसेस एनर्जी इक्विटी अंडर एनर्जी जस्टिस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो अलाइनमेंट विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो रही है हमारी इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज की, एंड इट हेल्प्स मेंटेन द डिमांड फॉर एलपीजी अमिड सब्सिडी रैशनलाइजेशन। सब्सिडी को रैशनलाइज किया गया है, डिमांड सप्लाई मिसमैच को क्लियर किया गया है। सही है, बढ़िया, आगे चलते हैं। सेकंड करंट अफेयर, व्हाई लो इन्फ्लेशन इज अ प्रॉब्लम फॉर गवर्नमेंट्स फाइनेंसेस। ठीक है, लास्ट मंथ में हमने पढ़ाई किया था कि अगस्त में सीपीआई काफी ज्यादा कम हुआ। ठीक है, डब्ल्यूपीआई तो और भी ज्यादा कम हुआ। इन सब का नेगेटिव इफेक्ट, व्हाई लो इन्फ्लेशन इज नेगेटिवली इफेक्टिंग द गवर्नमेंट फाइनेंसेस, इसके बारे में स्टडी करें। ठीक है, सीपीआई अगस्त 2025 में है जी अराउंड 2%, डब्ल्यूपीआई अगस्त 2025 में है जी 0.52% ओनली। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर को तो राहत मिल गई, बट चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट फाइनेंसेस, गवर्नमेंट फाइनेंसेस के लिए चैलेंज है। क्या चैलेंज हो सकते हैं गवर्नमेंट फाइनेंसेस के लिए? यस, जो प्रोडक्शन हुआ, ओके ओके, और ठीक है, और हाँ जी, हमने ये पढ़ा हुआ है कि मॉडरेट सा जो इन्फ्लेशन होता है वो इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। यस, ठीक है, तो अगर आपको याद हो, हमने लास्ट मंथ के करंट अफेयर में पढ़ा था कि आरबीआई इज अडॉप्टिंग अ फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग ऑफ 2% to 6%। यस, आरबीआई 2 से 6% टारगेट लेके चलता है, फ्लेक्सिबल टारगेट है, तो ये रेंज रखा गया है। इसका मतलब ये रेंज में अगर इन्फ्लेशन चल फिर रही है तो ठीक है, अच्छी बात। ऐसी इन्फ्लेशन को हम वॉकिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस रेट।
इस रेट के अकॉर्डिंगली हम इस इन्फ्लेशन को वॉकिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं कि चलती फिरती सी इन्फ्लेशन है, ना भाग रही है ना बिल्कुल गिरी हुई है, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट वैसे हाउस होल्ड सेक्टर के लिए अच्छी बात है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज 2%, दैट मीन्स फ्रॉम जुलाई 25 टू अगस्त 25 आपके कंज्यूमर प्राइस में सिर्फ 2% इंक्रीज आया, ठीक है। 100 वाली चीज 1 से 2 की हो गई, ठीक है, इतना ज्यादा तंग नहीं होगा कंज्यूमर, ठीक। बट एज देयर इज लो इन्फ्लेशन, जो लो इन्फ्लेशन है वो प्रोड्यूसर को डिमोटिवेट करती है, क्योंकि इन्फ्लेशन का ना होना या इन्फ्लेशन का कम होना उसका रीजन क्या है? लो डिमांड, लो डिमांड। तो जब आपको पता है कि आपके देश में इन्फ्लेशन कम है जिसका रीजन है लो डिमांड, ठीक है, तो प्रोड्यूसर डिमोटिवेट हो जाएगा कि यार मेरे प्रोडक्ट का डिमांड ही नहीं आ रहा, मैं प्रोडक्शन करके क्या करूं, राइट। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, इसलिए अल्टीमेटली बोझ किस पे आएगा? गवर्नमेंट फाइनेंसेस पे। गवर्नमेंट हैज टू इन्वेस्ट देन, पहली बात। दूसरी बात, अब अगर गवर्नमेंट को मैनेज करना होगा ये इन्वेस्टमेंट, वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, शायद गवर्नमेंट कर ले, बट अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो इसका मतलब प्रोडक्शन कम होगा, जीडीपी पे टेंशन पड़ेगी, ट्रू, जीडीपी पे टेंशन पड़ेगी, ठीक है। अब जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो प्रोडक्शन कम होगा, हो सकता है उससे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़े, हो सकता है उससे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़े, यस सर, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के भी चांस रहेंगे। इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकती है, ये बात। तीसरी बात, अगर प्रोडक्शन नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ सकती है तो लोगों का इनकम कम हो सकता है, यस, लोगों का इनकम कम हो सकता है तो अगेन डिमांड कम हो सकती है, ये भी दिक्कत। चौथा दिक्कत, अगर प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है, देन जो मैन्युफैक्चरिंग हमारा सेक्टर है या इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जब वो कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे तो वो जीएसटी नहीं भरेंगे। इफ दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग समथिंग, दे आर नॉट गोइंग टू पे एनी काइंड ऑफ जीएसटी, तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट को इनकम कहां से होगा? गवर्नमेंट की इनकम कम हो जाएगी, इट विल ऑल्सो क्रिएट अ चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट फाइनेंसेस। सही बात, बेसिक इकोनॉमिक्स है, हमने क्लास में पढ़ा हुआ है फिस्कल पॉलिसी के साथ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, कि आपका डिमांड कम है, इसके कारण प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होगा तो मतलब ये प्रोडक्शन कम करेंगे, प्रोडक्शन कम करेंगे तो वो लेबर को ले ऑफ कर देंगे, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। हाँ, तो यहाँ तो इन्फ्लेशन कम हो रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, यहाँ इन्फ्लेशन कम हो रही है ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का चांस बढ़ सकता है, नेगेटिव है ना रोल, तो चलिए। नाउ इन्फ्लेशन अगर है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? सस्टेन्ड राइज इन द प्राइसेस अक्रॉस इकोनॉमी। एक कंटिन्यूस बेसिस पे इकोनॉमी में, यहाँ प्राइजेस की बजाय ना एक और अच्छा वर्ड आ सकता था, जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल का बढ़ना मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजों का रेट बढ़ रहा है, सस्टेन्ड मैनर, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। क्या कॉज हो सकता है इन्फ्लेशन के बढ़ने का? मनी सप्लाई का बढ़ना, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गया। मनी सप्लाई कैसे बढ़ेगा? आरबीआई ने रेपो रेट कम कर रखे हैं, आरबीआई इज प्रोवाइडिंग चीप मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक। देन जो आपका इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ जाए,
तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और अगर हम यही दोनों कम कर दें, इनपुट कॉस्ट कम हो जाए या फिर मनी सप्लाई कम हो जाए, तो हम कहेंगे इन्फ्लेशन भी कम हो रही है। ट्रू, ठीक है। इम्पैक्ट क्या होगा इन्फ्लेशन का? कहते जी इससे परचेजिंग पावर खत्म होती है। इट इरोड्स द परचेजिंग पावर, इट इरोड्स द परचेजिंग पावर। वाई? से आपके पास 100 रुपीज है, ठीक है, और पेट्रोल 100 रुपीज पर लीटर है, ठीक है, तो आपका परचेजिंग पावर क्या हो गया? 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। यू हैव 100 रुपीज विद यू, ठीक है, पेट्रोल इज ₹100 पर लीटर, तो आपका परचेजिंग पावर क्या हो गया? 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। अब से मान लीजिए पेट्रोल कॉस्टली हो जाए, पेट्रोल हो जाए 110 रुपीज पर लीटर, और आपके पास तो 100 रुपये ही है। नाउ यू कैन ओनली परचेज से 900 ml ऑफ पेट्रोल, तो आपका परचेजिंग पावर कम हो गया। तो परचेजिंग पावर कम हो जाता है, और जो एसेंशियल आइटम्स हैं लाइक फूड, रेंट, इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक, चलिए अब मॉडरेट इन्फ्लेशन जरूरी क्यों है? कहते जी मॉडरेट इन्फ्लेशन से डिमांड बढ़ती है। सिंपल लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? whenever the prices are reducing, the quantity demanded is increasing. प्राइस कम होंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। तो अगर इन्फ्लेशन मॉडरेट है, ठीक ठाक है, तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, और प्रोडक्शन बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी और प्रोडक्शन बढ़ेगी, ठीक है, तो ये अच्छी बात है। जॉब्स बढ़ेंगी। बढ़ती हुई डिमांड को देख के जो आपका प्रोड्यूसर है वो मोटिवेट होगा, वो मोटिवेट होगा तो जो ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने की बात करेगा, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने की बात करेगा तो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। बट अल्टीमेटली होगा क्या कि ये मॉडरेट लेवल से जब लो लेवल में चली जाएगी इन्फ्लेशन, मॉडरेट इन्फ्लेशन से लो इन्फ्लेशन में चली जाएगी, ठीक है, जो कि अभी हमारा कंट्री में सिनेरियो है, तो ये चीज सारा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। लो इन्फ्लेशन में चली गई तो डिमांड तो बूस्ट होनी चाहिए थी पर हुई नहीं, डिमांड बूस्ट होनी चाहिए थी, हुई नहीं, ठीक है, तो प्रोडक्शन भी नहीं हो रही, इसलिए जॉब्स भी नहीं क्रिएट हो रही। और अगर हाई रहती है इन्फ्लेशन तो वो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट बनाती है। अगर इन्फ्लेशन हाई रहती है तो वो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट बनाती है। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट एक कॉन्सेप्ट था, केन्स नाम के इकोनॉमिस्ट ने दिया था। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या कहता है? एन इकोनॉमिक थियरी दैट पर्सनल सेविंग्स आर नेट ड्रैग ऑन द इकोनॉमी ड्यूरिंग रिसेशन। रिसेशन के केस में, रिसेशन होता है तो क्या होता है? What are the features of recession? ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाता है। और इन्फ्लेशन का क्या होता है? इन रिसेशन में इन्फ्लेशन कम होती है, ज्यादा होती है, बढ़ती है। रिसेशन के टाइम में इन्फ्लेशन नहीं होती, डिसइन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन कम हो रही होती है, ठीक है, बिकॉज योर जीडीपी इज लो। जैसा आपने कहा कि रिसेशन में जीडीपी कम होगा, ठीक है, तो जीडीपी कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो लोगों के पास इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो वो डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन भी कम। नहीं, रिसेशन मल्टीपल फीचर्स है, जैसे मैंने अभी आपको बताए हैं। एक फीचर है कि हाँ जी इसमें जीडीपी कम हो रही है रिसेशन का, हाँ, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, इनकम कम हो रही है, अल्टीमेटली डिमांड कम हो रही है, अल्टीमेटली इन्फ्लेशन कम हो रही है। ठीक ठीक, तो रिसेशन के टाइम पे आप रिसेशन से कैसे निकल सकते हैं? बाय क्रिएटिंग डिमांड। डिमांड आएगी तभी आप रिसेशन से बाहर आओगे। बट रिसेशन में लोगों के पास या तो जॉब नहीं है या इनकम नहीं है, तो लोग चाहते हैं हम पैसा बचा लें, लोग सेविंग्स करते हैं। और ज्यादा तुम पैसा सेव करोगे और ज्यादा डिमांड कम होगी तो वो इकोनॉमी को
ड्रैग करेगा और इकोनॉमी को रिसेशन से डिप्रेशन की तरफ धकेलेगा। ये केन्स का पॉइंट था। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट बोलते हैं, दैट पीपल थ्रिफ्टली बिहेव टू सेव मोर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिसेशन, but it ultimately a paradox because it leads the economy from recession to depression. नहीं ठीक है, अभी उनकी भी इन्फ्लेशन, उनका भी इन्फ्लेशन का तभी अभी तो उन्होंने पीछे भी उन्होंने भी तो रेपो रेट कम किया था। ग्रोथ सभी कंट्रीज में, ये जियोपॉलिटिक्स के कारण है, ठीक है, सप्लाई चेन के डिसरप्शंस हैं, तो ये सारी चीजें चल रही हैं, सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं इधर उधर एक दो इकोनॉमीज पे, तो ओवरऑल सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रखा है। और जब से टैरिफिकेशन की बात की गई है, जो सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल है उसमें बहुत दिक्कत आ रही है, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल या इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, तो वो उसके कारण अल्टीमेटली आपका जो ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी का जीडीपी है, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी का जीडीपी कम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मॉडरेट इन्फ्लेशन अच्छी होती है इकोनॉमी के लिए, इससे डेट बर्डन कम होता है, डेट बर्डन कम होता है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन कम हो रही होती है तो आरबीआई भी क्या करेगा, आरबीआई चीपर मॉनेटरी पॉलिसी लगाएगा, रेपो रेट कम करेगा, रेपो रेट कम करेगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो हमें डेट बर्डन कम लगेगा, हम इजी रिपेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, इट बेनिफिट्स द डेटर्स, इन्फ्लेशन का कम होना या ठीक ठाक होना ये डेटर्स को बेनिफिट करता है। क्यों? क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो मार्केट में जाएंगे लोन लेने के लिए, क्योंकि उनको प्रोडक्शन करना है, तो डेटर्स को फायदा होगा, डेटर्स अपना इजीली पैसा लोन पे देंगे। ठीक है, होम ओनर्स और जिनके पास खुद का होम प्रॉपर्टी है उनको फायदा होता है, उनकी प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ते हैं। ठीक, चलिए देन इन्फ्लेशन कब तंग करती है, जब बहुत ज्यादा हाई इन्फ्लेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन या गैलपिंग इन्फ्लेशन। तो हाइपर इन्फ्लेशन हो, गैलपिंग इन्फ्लेशन हो। गैलपिंग इन्फ्लेशन क्या होती है, वो इन्फ्लेशन जिसका जो इंक्रीमेंटल स्पीड है वो अप टू 100% पर एनम है। हाइपर इन्फ्लेशन जिसका जो इंक्रीमेंटल स्पीड है वो अप टू 1000% पर एनम, कि हर साल इन्फ्लेशन बढ़ रही है 100% से, या हर साल इन्फ्लेशन बढ़ रही है 1000% से, ऐसी इन्फ्लेशन को हम बोलते हैं गैलपिंग इन्फ्लेशन या हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, ये नोट डाउन कीजिए आप। नाउ हाई इन्फ्लेशन से क्या होगा, परचेजिंग पावर कम होगी। यस, परचेजिंग पावर कम होगी तो बोरिंग कॉस्ट बढ़ेगी। बोरिंग कॉस्ट क्यों बढ़ेगी, इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देगा, रेपो रेट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो बोरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, रिस्क ऑफ ले ऑफ्स बढ़ जाएगा। जब इंटरेस्ट रेट महंगे हो जाएंगे, जो इंडस्ट्री वाले हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो महंगा लोन नहीं लेंगे तो प्रोडक्शन नहीं करेंगे, प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो वो ले ऑफ्स बढ़ा देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक, हर्ट्स फिक्स्ड इनकम अर्नर्स, जो फिक्स्ड इनकम अर्नर्स हैं उनको नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर कम हो रही है। ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म बॉन्ड होल्डर्स, लॉन्ग टर्म बॉन्ड होल्डर्स को भी ये नेगेटिवली इफेक्ट करेंगे। कैसे? लॉन्ग टर्म बॉन्ड होल्डर्स को नेगेटिवली इफेक्ट कैसे करेंगे? रिलेशनशिप देखते हैं। अगर हाई इन्फ्लेशन है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगा, रेपो रेट बढ़ने से इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो मार्केट
बोरोइंग्स बढ़ेंगी। क्या बढ़ेंगी? मार्केट बोरोइंग्स बढ़ेंगी। मार्केट बोरोइंग बढ़ेंगी तो बॉन्ड्स की डिमांड कम हो जाएगी। बॉन्ड्स की डिमांड कम हो जाएगी। बॉन्ड्स की डिमांड कम होगी तो बॉन्ड्स के प्राइस कम हो जाएंगे। तो जिन्होंने पहले पुराने टाइम में बॉन्ड्स खरीदे थे, अब उनकी बॉन्ड्स की वैल्यू कम हो गई है, तो वो उनको नुकसान देगा। ठीक। लो इन्फ्लेशन और गवर्नमेंट फाइनेंसिस की अब बात की जा रही। कहते रियल जीडीपी ग्रोथ अप्रैल टू जून 2025 की है 7.8%। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है 8.8%, बट हमने प्रोजेक्शन किया था बजट में 10.1% का। ठीक है। नॉमिनल जीडीपी क्यों मैटर है करती है? बिकॉज कहते हैं जिससे पता चलता है कि सरकार को कितना टैक्स कलेक्ट हुआ। तो अगर नॉमिनल जीडीपी जितनी सोची थी उतनी नहीं हुई तो इसका मतलब गवर्नमेंट को भी टैक्स कलेक्ट कम होगा। ठीक है। और गवर्नमेंट की फिस्कल प्लानिंग खराब होगी। गवर्नमेंट ने जो सोचा था कि हम इतना खर्चा करेंगे, इतना कर्जा अपना पे करेंगे, वो तंग करेगा गवर्नमेंट को, पहली दिक्कत। देन गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए एज्यूम किया था कि हमारी नॉमिनल जीडीपी कितनी है 357 लाख करोड़, मतलब रुपीस 357 ट्रिलियन। ठीक है। आप इसको 88.6 से डिवाइड कर सकते हैं, आपको डॉलर में इकोनॉमी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक। वो ये अराउंड लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास बनती है आपकी वैल्यू। टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ हमने प्रिडिक्ट किया था 11% के आसपास बजट बनाते टाइम, बट WPI का एवरेज कितना है 0.1%, CPI का एवरेज कितना है 2.4%, जिससे सरकार के पास टैक्स कम पहुंच रहा है। अगर प्राइसेस कम होंगे तो गवर्नमेंट को भी GST कम मिलेगा, सिंपली ये पॉइंट। अप्रैल से जुलाई 2025 की बात करें तो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू सरकार का बढ़ा है सिर्फ 1% से, बट जो नेट टैक्स रेवेन्यू है वो कम हुआ है 7.5% से ऑन ईयर बेसिस। अप्रैल से जुलाई 2024 के मुकाबले अप्रैल से जुलाई 2025 में नेट टैक्स रेवेन्यू 7.5% कम हुआ है। व्हाट इज नेट टैक्स रेवेन्यू? व्हाट इज नेट टैक्स रेवेन्यू? हाँ जी, नो आइडिया। जो भी गवर्नमेंट को टैक्सेस मिले हैं उसमें से गवर्नमेंट ने जो भी कोई रिफंड पास किए या कोई भी रेमिटेंसेस दिए, सॉरी रेमिटेंसेस नहीं, रिबेट, गवर्नमेंट ने कुछ भी रिफंड दिया, गवर्नमेंट ने कोई भी रिबेट दिया, जब वो हम माइनस करेंगे तो उसको बोलते हैं नेट टैक्स रेवेन्यू। ठीक है। जो भी गवर्नमेंट को टैक्स मिला माइनस द रिफंड्स एंड रिबेट्स, उसके बाद गवर्नमेंट के पास जो बचा वो नेट टैक्स रेवेन्यू। तो नेट टैक्स रेवेन्यू 7.5% से कम हुआ। गवर्नमेंट को इनकम हो नहीं रही, खर्चा करना है, कर्जा ही बढ़ेगा सिर पे। यस। अगर आप में से कोई भी आउट ऑफ चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ में वो माइग्रेट हुए हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, तो आपके भी पेरेंट्स पे ये एक फाइनेंशियल बर्डन है कि आपको हर महीने 10-15 हज़ार रुपये भेजने हैं। ठीक है। तो अगर कोई इनकम सोर्स ना हो तो उनको भी फिर लोन लेना पड़े टू प्रोवाइड 10-15,000 पर मंथ टू। तो वही सेम यहाँ सिचुएशन है। गवर्नमेंट को तो खर्चा करना ही करना है, जहाँ सब्सिडीज देनी है, जहाँ वेलफेयर के लिए खर्चा करना ही है, जो कोई रोड बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, वो करना है। ठीक है। रिफॉर्म, बस इसमें एक जो पॉइंट मेन दिक्कत दे रही है, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स की बात तो कर रही है हर जगह, whether in the form of economic reforms, whether in the form of political reforms, whether in the form of social reforms, legal reforms, हर तरह की रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं सरकार। इंफ्रास्ट्रक्चर, डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है, चलो मान लेते हैं, कर रहे हैं। ठीक है। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, चलो मान लेते हैं, कर रहे हैं। सोशल रिफॉर्म के लिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी क्रिएट हो रहा है, हुआ नहीं। लीगल रिफॉर्म्स के लिए लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है। लकीली ये 500 मीटर की दूरी पे है हमसे ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट,
आप यहाँ जाके किसी दिन हाल देख के आए, ठीक है, और हम तो यूटी में बैठे हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हालत थोड़ी ठीक है, ठीक है। देयर इज अ फार डिफरेंस बिटवीन दिस चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड मोहाली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जाके आए कभी आप, ठीक है। तो या फिर अगेन फिर वही बात कि जो फाइनेंशियल स्ट्रेन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे है, स्टेट गवर्नमेंट वो इतना तवज्जो नहीं दे रहे इन चीज़ों पे, ठीक है। तो ये रिफॉर्म्स की बात हो रही है, वहाँ कितना बढ़िया आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करोगे वो ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा ओवरऑल इन रिफॉर्म्स में, ठीक है। चलिए उसके बारे में बात करेंगे, वो हमारे पास है, करंट अफेयर है हमारे पास, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया है लास्ट वीक, उसके बारे में बात करते हैं। तो चैलेंजेस क्या है? नॉमिनल जीडीपी प्रोजेक्शन जो है हमारा, अगर वो अचीव नहीं होता तो जो हमारा फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है वो अचीव नहीं होगा। इनकम हो नहीं रही है, खर्चा करना है तो कर्जा लेना पड़ेगा, अगर कर्जा लोगे तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, तो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 4.4% शायद ही अचीव ना हो। देन डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो हमारी टारगेटेड है 56.1%, कि ओवरऑल गवर्नमेंट का जो डेट है वो जीडीपी का 56.1% रखना है, शायद ये भी ज़्यादा हो सकता है। ये टारगेट मतलब अचीव ना हो, दिक्कत। इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं? मॉर्गन स्टैनली बोल रहे हैं कि इंडिया का जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो 8.3% रहेगा फाइनेंशियल ईयर 26 में, तो हमारा 10.1% वाला ग्रोथ रेट अचीव नहीं हो पाएगा, वो भी दिक्कत, ठीक। और सरकार ने जो भी जीएसटी रेट कट किए हैं, कहते हैं इससे तो इन्फ्लेशन और ज़्यादा कम होगी, इन्फ्लेशन और ज़्यादा कम होगी तो वो जीडीपी ग्रोथ को डैम्पन करेगा, और ख़राब करेगा। तो ये सारे चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट के आगे, ठीक है। तो अब ये जो लो इन्फ्लेशन है, कहते इससे आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं? कहते ओवर सप्लाई हो रही है चीज़ें, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, ये तो अच्छा साइन है, बट डिमांड नहीं आ रही। इन्फ्लेशन कम हो रही थी, डिमांड नहीं आ रही थी, इसलिए अब डिमांड को बढ़ाने के लिए टैक्सेस भी कम किए गए हैं जीएसटी में। यस, आरबीआई की एक स्टडी में पता चला कि प्राइवेट कंपनीज की सेल जो है वो 5.5% से बढ़ी, उनका खुद का प्राइवेट कंपनीज का नेट प्रॉफिट 17% से बढ़ गया, ठीक है। सेल्स कम बढ़ी है तो वो आगे जीएसटी भी सरकार को कम देंगे, गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्सेस भी कम देंगे, ये दिक्कत। मैन्युफैक्चरिंग के प्रॉफिट्स 27% से बढ़े बट सेल सिर्फ 5% से बढ़ी। अगेन वहीं हम बात करेंगे प्रॉफिट्स हैं सरकार के प्राइवेट कंपनीज के पास, बट वो प्राइवेट कंपनीज कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर रही, मतलब मशीनरी नहीं लगा रही, अपना प्रोडक्शन बेस नहीं बढ़ा रही, सेल्स उनकी कम है, सेल्स में इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा, तो गवर्नमेंट को इतना टैक्स नहीं मिलेगा, इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट होगा, उतने ज़्यादा लोगों के पास इनकम नहीं आएगी, अगेन वीक डिमांड, ठीक ठीक। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चा। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। जीएसटी का 56th मीटिंग हुआ जीएसटी काउंसिल का, इन्होंने लॉन्च किया जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। सितंबर 2025 से ये वर्किंग है, अराउंड 22 या 23 सितंबर को इन्होंने ये लॉन्च किया है, वर्किंग है, अपील्स एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी हैं, हियरिंग शुरू हो जाएगी दिसंबर 25 से, ठीक है। एक ट्रिब्यूनल क्या होता है? एक डेडिकेटेड कोर्ट जहाँ पे किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर ही केस की सुनवाई होगी, ठीक है। तो जीएसटी की केसेस की कॉन्फ्लिक्ट्स की सुनवाई जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक। इसका एम क्या है? टू इंश्योर फेयर, फास्ट, ट्रांसपेरेंट एंड एक्सेसिबल जस्टिस इन जीएसटी डिस्प्यूट्स, ठीक है। इसके लिए किया क्या गया है?
अगर हम जीएसटी के बारे में पढ़ें तो 1 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ था 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ 2016। ठीक है, जीएसटी के जो भी डिस्प्यूट्स है इससे पहले हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लड़े जाते थे, वहाँ पहले ही बहुत ज़्यादा केसेस चलते हैं तो डिलेज होते थे, पेंडिंग केसेस रह जाते थे, इसलिए एक स्पेशलाइज्ड फर्म लॉन्च करने की बात आई थी। इसलिए अब पार्लियामेंट ने CGST एक्ट 2017 को अमेंड किया। उसका कौन सा सेक्शन? सेक्शन 109, और उसमें एक नया एपेलेट ट्रिब्यूनल ऐड किया। ठीक है, ओके। स्ट्रक्चर क्या है? प्रिंसिपल बेंच कहाँ होगा? न्यू दिल्ली में। स्टेट बेंचेस कहीं भी हो सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपोजिशन क्या है? एक जुडिशियल मेंबर जो है उसमें ज़्यादातर रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस होंगे। ठीक है, टेक्निकल मेंबर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों चुन सकते हैं। हेड कौन होगा? हेड जो होगा वो प्रेसिडेंट की पोस्ट का होगा। कौन हो सकता है वो? सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज या चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। इस ट्रिब्यूनल का है प्रेसिडेंट या इस ट्रिब्यूनल का हेड। ठीक, ओके। ज्यूरिसडिक्शन या पावर्स क्या हैं? अगर ज्यूरिसडिक्शन या पावर्स के बारे में बात करें, इट हियर अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर्स ऑफ एपेलेट अथॉरिटी अंडर CGST और SGST लॉज और रीजनल अथॉरिटी। एपेलेट अथॉरिटी मतलब CGST या SGST के अकॉर्डिंग एपेलेट अथॉरिटी कौन बनती है? GST काउंसिल। तो GST काउंसिल ने कोई निर्णय दिया, नहीं पसंद आया, उसकी अपील हम लगाएंगे। या रीजनल अथॉरिटी, अब GST ट्रिब्यूनल ने कोई हियरिंग सुनाई, वो नहीं पसंद आई, फिर तुम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते। ठीक, तो अगर क्या बाइंडिंग है इसके ऑर्डर्स? नहीं, कहते जी इट कैन बी चैलेंज इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। GST एपेलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स बाइंडिंग नहीं होंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? लिटिगेशन जो पेंडिंग है हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट्स में उनको कम करना, टैक्स पेयर्स को रिलीफ प्रोवाइड करना। सही, ठीक है, ओके। सिग्निफिकेंस क्या है? एक एक्सेसिबल मैकेनिज्म, इजी मैकेनिज्म, क्विकर रेजोल्यूशन होगा डिस्प्यूट्स का। गवर्नमेंट के लिए क्या फायदा है? जुडिशियल बैकलॉग्स कम होंगे और कंप्लायंस बर्डन कम होगा। GST रिजीम पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा। ठीक है, इकोनॉमी के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। क्लियर? यस सर। यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? डन, आगे बढ़ते हैं। CSIR ने लॉन्च किया एक नया स्कीम जिसका नाम है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्कीम। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्कीम। CSIR स्टैंड्स फॉर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सॉरी। वहां DSIR भी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, ओके। तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है ये स्कीम। व्हाट इज कैबिनेट मिनिस्ट्री? व्हाट इज कैबिनेट? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम सिंपली ये कहेंगे कि ओवरऑल जो आपके मिनिस्ट्रीज हैं उनमें से जो ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनका एक अलग से ग्रुप बना दिया कि कई बार डायरेक्टली कोई बिल पार्लियामेंट में पेश ना किया जाए उससे पहले मिनिस्टर लोग खुद में इस बिल को या उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, स्कीम को डिस्कस करें। ठीक है, तो उन्होंने इसको नाम दे दिया कैबिनेट। कैबिनेट मिनिस्ट्रीज के हेड कौन होंगे? वो तो PM ही होंगे। ठीक है, बट बहुत स्ट्रेटेजिक मिनिस्ट्रीज लाइक डिफेंस, होम अफेयर्स, रेलवेज, फाइनेंस, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है, आपका पेट्रोलियम एंड एनर्जी, देन एटॉमिक एनर्जी, ये सारे जो मिनिस्ट्रीज हेड हैं वो इस कैबिनेट मिनिस्टर में रहे, कैबिनेट मिनिस्ट्रीज में रहेंगे।
तो कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है, ठीक है, चेयर्ड बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बजट आउटले है लगभग 2300 करोड़ का। कितना इसका पीरियड है? 15 फाइनेंस कमीशन के पीरियड के साथ इसको अलाइन किया गया है। इंप्लीमेंटिंग बॉडी कौन है? DSIR या CSIR? ठीक है। करना क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल सेट बढ़ाए जाएंगे और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एजुकेशन, रिसर्च या PhD में उनको ज़्यादा अच्छा अलॉटमेंट, ज़्यादा अच्छा स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। कवरेज क्या है, मतलब कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल है? CSIR लैब्स एंड R&D इंस्टीट्यूशंस। CSIR से जो एफिलेटेड लेबोरेटरीज हैं या CSIR से जो एफिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स को इस स्कीम के तहत स्कॉलरशिप मिलेगा। दूसरा, नेशनल लेबोरेटरीज, जितनी भी नेशनल लेबोरेटरीज हैं, मतलब जितनी भी लेबोरेटरी जो गवर्नमेंट एफिलेटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट एफिलेटेड है, वहाँ ये फंड से या स्कीम से आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस,